हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा रिवाइज थ्रू क्वेश्चन सीरीज का सेकंड वीडियो है। आरटीक्यू सीरीज है उसका ये सेकंड वीडियो है एंड इसमें हम देखेंगे 16 टू 30 क्वेश्चंस। काफ़ी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हैं, बाकी क्वेश्चन कुछ एक स्टैटिक क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रिगार्डिंग है। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। तब तो स्टेटमेंट क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये अभी एक्ट अमेंड किया गया था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो अभी राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया था इसके अंडर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज मैंडेटरी फॉर एन एनजीओ receiving foreign donation to register itself under the Foreign Contribution Regulation Act। तो कोई भी एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर डोनेशन ले रहा है उसको मैंडेटरली रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दिस इज करेक्ट है, इट इज मैंडेटरी है, इसको उनके लिए मैंडेटरी है, उनको मैंडेटरी रजिस्टर करना पड़ेगा एनजीओज को। दिस इज करेक्ट है, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ मीडिया हाउस कैन also register themselves under the Foreign Contribution Regulation Act to avail of foreign donation। यानी कि फॉरेन डोनेशन लेने के लिए मीडिया हाउस भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये गलत बात है, मीडिया हाउस नहीं आते हैं, ठीक है, मीडिया हाउस नहीं आते हैं, पब्लिक सर्वेंट यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं आते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये रॉन्ग है, दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आता है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी इसको अमेंड किया गया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर जो कोई भी इंडिया का हमारा कोई फॉरेन रिलेटिव बाहर रह रहा है तो वो हमें 10 लाख रुपीज़ एक साल में भेज सकता है, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज ओनली करेक्ट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अभी अमेंड किया गया था, पहली बार इसको लाया गया था 1976 के अंदर। तो ये एप्रीहेंशन चल रहे थे उस टाइम पे, 1975 में इमरजेंसी आई थी उस टाइम पे। लोगों को डाउट था, सरकार को डाउट था कि फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमारे देश के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है पैसे दे के, ठीक है। तो इसलिए इसको रेगुलेट किया जाता था फॉरेन डोनेशंस को, ठीक है। इसको अमेंड किया गया तो 2010 में अमेंड किया गया, बाद में अभी 2020 में अमेंड किया गया, 2022 में भी अमेंड किया गया है। तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसोसिएशंस, ग्रुप और एनजीओज विच इंटेंड टू रिसीव फॉरेन डोनेशन, जो रिसीव करना चाहते हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। एंड वैलिडिटी होती है, एक बार कोई रजिस्ट्रेशन हो गया इसके अंदर तो उसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। एंड इनको कंपल्सरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एंड अभी जो है वो इनसे जो फंड है वो किसके लिए यूज किया जा सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए फंड रिसीव किए जा सकते हैं? वो सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्पज़ के लिए रिसीव कर सकते हैं। परंतु वो रिलीजियस, यदि रिलीजियस वो कन्वर्जन कराएंगे तो उसके लिए फंड रिसीव नहीं कर सकते। और कोई भी एनजीओ यदि फंड रिसीव कर रहा है तो उसका जो है मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है वो 20% है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं? 20% ही हो सकते हैं। पहले कितने होते थे? वो 50% होते थे, अभी कितने कर दिए गए? 20%, ठीक है। तो उनको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ एक मेंबर्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू रिसीव द फॉरेन डोनेशंस। कौन से हैं? जैसे कि एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एंड ऑफिस bearer ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो नॉट अलाउड, बट पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव फॉरेन डोनेशन को रिसीव कर सकती है। कोई भी फॉरेन एंटिटी जो इंडिया में काम कर रही है और इंडिया में सेल कंपनी उसकी एग्जिस्ट करती है फॉरेन कंपनी की, तो वो उस डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। परंतु मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जजेस, मीडिया पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन डोनेशन, वो फॉरेन डोनेशन रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को 2017 जो ओरिजिनल एक्ट था उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रोहिबिट किया गया था, परंतु 2017 के अंदर ये इनको चेंज कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था इस लॉ को। एंड एनी कंपनी इन विच इन इंडियन होल्ड 50% और मोर शेयर हेल्ड है, उससे हम पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे सकते हैं। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तो हमने देख लिया कि 1976 में आया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको
लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है। एंड ठीक है, तो इसमें और क्या दिया हुआ है, पर्पस हैज बीन प्रूव्ड। हाँ, तो ये जो फंड है देखो कोई भी एनजीओ है जो काम कर रहा है उसको अपना जो फंड जो अकाउंट में आएगा, उसके कोई एक अकाउंट में होगा जिसमें फंड आ रहा होगा, तो वो अकाउंट क्या है, उसको एसबीआई की दिल्ली, न्यू दिल्ली के ब्रांच है उसके अंदर उसको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसी में क्या है जो फंड आ सकता है एनजीओ का, ठीक है, ओनली पर्पस, एंड जिस पर्पस के लिए आया है उसी के लिए उसको फंड को यूज करना पड़ेगा उनको। एंड दे रिक्वायर टू फाइंड एनुअल रिटर्न, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी क्या क्या चेंज हो चुका है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज आर फॉरबिडन टू रिसीव फॉरेन डोनेशन, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते ट्रांसफर ऑफ फंड रिसीव्ड अंडर एफसीआरए टू अनदर इंडिविजुअल इज प्रोहिबिटेड, तो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, फंड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। दैन क्वांटम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो 20% कर दिया गया है, पहले 50% हुआ करता था। एंड अभी जो मैंडेटरी सीडिंग कर दी गई है आधार के साथ, उसको आधार नंबर देना मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। and for all the office bearer, director and key functionaries of organization or NGOs, and power to suspend FCRA registration of NGO for more than 180 days is vested on the government। तो गवर्नमेंट के पास है एक सेंट्रल गवर्नमेंट 180 दिन से ज़्यादा के लिए भी FCRA रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। एंड रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके लिए 5 साल के बाद रिन्यू कराया जा सकता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी नहीं कराएगी, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट उनको ओपन करना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ SBI की जो ब्रांच है न्यू दिल्ली वाली, वहाँ पे उसको, दिल्ली की ब्रांच है उसको वहाँ पे ओपन करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड FCRA बैंक अकाउंट। एंड वॉलंटरी सरेंडरिंग ऑफ FCRA सर्टिफिकेट की वॉलंटरी सरेंडरिंग भी की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन टू अवेल फॉर, ठीक है। अभी जो कंपनीज एंड CSR फंडर्स है उनको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका जो CSR फंड है दे आर नॉट फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनजीओ पार्टनर टू अनदर, दूसरों के वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एंड उन पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैप है वो उनके CSR फंड के लिए भी लागू होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म अग्निकुल एंड स्काई रूट। ये अग्निकुल और स्काई रूट क्या है जो न्यूज में दिखाई दिए थे, ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है, एक स्टार्टअप हैं जो डेवलप कर रहे हैं लॉन्च व्हीकल्स फॉर स्मॉल पैलेड। तो ये स्टार्टअप्स हैं इन प्राइवेट सेक्टर्स एंड दे आर डेवलपिंग लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं, तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा 17th का। एंड अग्निकुल है वो अग्निबाण डेवलप कर रहा है, एक रॉकेट है इसकी अग्निबाण, अग्निबाण, बाण होता है ना, बाण, तीर, तीर को बोलते हैं, ठीक है। एंड स्काई रूट है वो विक्रम है, स्काई रूट डेवलप कर रहा है विक्रम नाम का एक रॉकेट है, स्काई रूट का है वो विक्रम रॉकेट है, ठीक है। विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन उसको विक्रम साराभाई है, ठीक है। दैन अग्निकुल है वो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, वो डेवलप कर रहा है अग्निबाण, ठीक है। तो वो क्या होगी, 3 स्टेज एक स्टार्टअप, 2 स्टेज व्हीकल होगा, ठीक है। एंड देन स्काई रूट है वो डेवलप कर रहा है विक्रम, ये हमने देख लिया विक्रम डेवलप कर रहा है, ठीक है। विक्रम क्या है, एक रॉकेट है इसका, स्काई रूट का। Then next question is regarding Large Hadron Collider, ठीक है। Consider the following statement regarding Large Hadron Collider। Large Hadron Collider बेसिकली क्या है, ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, CERN के द्वारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि हिग्स बोसॉन्स हैं उन पे रिसर्च करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट है। एंड तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अ जायंट कॉम्प्लेक्स मशीन बिल्ड टू स्टडी द पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलेस्ट नॉन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द थिंग्स। तो ये जायंट कॉम्प्लेक्स मशीन है दैट इज बिल्ड टू स्टडी पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलेस्ट नॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये इसको स्टडी करने के लिए है, क्वार्क्स है, क्वार्क्स लाइक पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टडी करने, हिग्स बोसॉन है, इन सभी को स्टडी कर रहा है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर 27 किलोमीटर के अंदर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स सेटअप बनाया गया है इसके अंदर एंड जेनेवा के अंदर, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट है। एंड सेकंड कहता है कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनॉइड यानी कि CMS, कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनॉइड CMS इज लार्जेस्ट जनरल पर्पज पार्टिकल डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट एट LHC। तो LHC पे 4 पार्टिकल डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कौन कौन से हैं, CMS है, एटलास है, CMS है, एटलास है, 2 और है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है वो एटलास वाला है, तो ये गलत हो जाएगा, CMS नहीं है सबसे बड़ा, इसका आंसर 1 ओनली है, ठीक है, 1 ओनली इसका आंसर है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक जाइंट कॉम्प्लेक्स मशीन है बिल्ड टू स्टडी द पार्टिकल्स, ठीक है, दैट आर स्मॉलेस्ट नॉन बिल्डिंग ब्लॉक। एट लास्ट इज द लार्जेस्ट जनरल पर्पज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ठीक है, एट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पे। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है, ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। 27 किलोमीटर ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं यहाँ पे लगी हुई है, ये देखो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगी हुई हैं विद ए एक्सेलरेटिंग स्ट्रक्चर टू बूस्ट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल को एक स्पीड ऑफ लाइट के से भी ज़्यादा उसको स्पीड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 4 पार्टिकल डिटेक्टर कौन कौन से हैं, एटलास है, CMS है, एलाइस एंड LHCb, ये 4 पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा है उसमें एटलास है, दिस इज लार्जेस्ट, ठीक है। देन हिग बोसॉन्स क्या होते हैं, हिग बोसॉन्स क्या होते हैं, हिग बोसॉन एक फील्ड होती है। हिग बोसॉन यहाँ पे LHC ने डिस्कवर किया था अंदर इसको 2012 के अंदर इसको डिटेक्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स का बना होता है। जब बिग बैंग हुआ था तब पार्टिकल्स पे कोई मास नहीं था, ठीक है, कोई पार्टिकल मास नहीं था, किसी भी पार्टिकल पे कोई भी मास नहीं था। एंड ऑल द स्पीड ऑफ लाइट से वो घूम रहे थे जो स्टार एंड प्लांट्स। जब हिग एक ऐसी फंडामेंटल फील्ड है जिसके कांटेक्ट में आने से पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स के पास मास आ गया था, तो उस फील्ड का नाम क्या है, हिग बोसॉन फील्ड बोला जाता है इसको। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फील्ड वाज डिटेक्टेड इन 2012 के अंदर हिग्स बोसॉन फील्ड की एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट किया गया था एट CERN, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग संगम एज के रिगार्डिंग है। तो संगम एज क्या थी, 300 BC से लेके 300 AD तक क्या थी, संगम एज थी, ठीक है। इसको पीरियड को हम संगम एज बोलते हैं। साउथर्न इंडिया के अंदर चोलाज, चेराज, पांड्याज से रिलेटेड थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि फर्स्ट संगम वाज हेल्ड एट कपड़ापुरम पे, फर्स्ट संगम वाज हेल्ड, तो ये रॉन्ग है। फर्स्ट संगम वाज हेल्ड एट मदुरई में हुआ था, मदुरई, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि नो लिटरेरी वर्क ऑफ द सेकंड संगम एज इज अवेलेबल। तो नो लिटरेरी वर्क ऑफ फर्स्ट संगम एज इज अवेलेबल, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फर्स्ट होता तब सही होता है यहाँ पे, नो लिटरेरी वर्क ऑफ फर्स्ट संगम एज इज अवेलेबल, ठीक है। देन सेकंड वाले का है वो टोलकापियम है। सेकंड वाले संगम एज से हमें क्या अवेलेबल है, टोलकापियम है। टोलकापियम क्या है, एक तमिल ग्रामर है, ठीक है। थर्ड कहता है हिस्ट्री ऑफ संगम एज इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लिटरेरी वर्क ऑफ थर्ड संगम, दिस इज करेक्ट है। तो इसमें जो बहुत सारी सोर्सेज मिलते हैं थर्ड संगम से, ठीक है। तो ये असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारे राइटर्स हुआ करते थे साउथ इंडिया के, वो बैठ के लिखा करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो तमिलनाडु से सोइल्स आई थी यहाँ पे, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो संगम हुआ करता था उनका नाम दिया गया था मुछांगम बोला जाता था, 3 संगम है इसको, ठीक है। एंड बाकी हमने इसके बारे में देख ही लिया है। दैन ये चोलाज, चेराज, पांड्याज। चोलाज इधर में क्या थे, ईस्टर्न कोस्ट पे चोलाज थे, एंड चेराज वेस्टर्न कोस्ट पे चेराज थे, एंड पांड्याज नीचे साउथ में थे। दैन चोलाज, चेराज, पांड्याज। चोलाज का सिंबल क्या हुआ करता था, एरो हुआ करता था, ठीक है। पांड्याज का सिंबल क्या है, फिश है। चेराज का क्या है, बो। दैन ये देखते हैं इनके बारे में, चेराज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चेराज तो केरला वाले में है, मॉडर्न केरला में, एंड चोलाज हमने देखा है तमिलनाडु में है। दैन पांड्याज साउदर्न तमिलनाडु में देखा, ठीक है। तो चेराज की जो एंशियंट कैपिटल थी, चेराज की कौन सी थी, वंजीत कैपिटल थी चेराज की। चोलाज की कौन सी थी, 2 कैपिटल थी, उरायूर एंड पुहार। तो ये देखो उरायूर है यहाँ पे, चोलाज की कैपिटल क्या थी, उरायूर है, ठीक है। एंड पांड्याज की कैपिटल मदुरई है, ठीक है। एंड चेराज की आगे देखेंगे, ठीक है। चेराज की कैपिटल क्या है, वो वांजी है, ठीक है। पांड्याज की कैपिटल क्या है, मदुरई, ठीक है। दैन इंपॉर्टेंट रूलर था चेराज का, इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा था, चेराज का चेरन सेंगुवतन था। चेरन सेंगुवतन क्या था, सेंगुटाम, ये क्या था, चेरन सेंगुटुवान, ठीक है। इसने कनगी सेक्ट आरंभ किया था, कनगी सेक्ट, उसके अंदर वर्शिप ऑफ वुमेन की जाती है, ठीक है। कनगी सेक्ट वर्शिप ऑफ वाइफ की वर्शिप इसने आरंभ की थी, ठीक है। दैन चोलाज का इंपॉर्टेंट किंग का कौन सा था, करिकला है। दैन पांड्याज का इंपॉर्टेंट किंग कौन सा है, नेदुचेलियान इज देयर, ठीक है। द इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये पूछा गया है, मुजरिस एंड टोंडिस क्या है इंपॉर्टेंट पोर्ट थी, वो चेराज की इंपॉर्टेंट पोर्ट थी,
एंड चोलाज की कावेरीपट्टनम है, सी चोलाज की कावेरीपट्टनम थी, ठीक है। दैन पांड्याज की इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सी हो जाएगी, मुजरिस, कोरकई एंड कावेरी आर पांड्याज की थी। दैन चेराज का सिंबल क्या है, एम्बलम क्या है, बो एंड एरो इज चेराज का हो जाएगा, ठीक है। चोलाज का एम्बलम इज टाइगर एंड पांड्याज का क्या है, कार्प है। ये सारी बातें याद रखनी है। तो पांड्याज का क्या हो जाएगा, कार्प हो जाएगा, यानी कि कार्प यानी कि फिश होती है, ठीक है। चोलाज का टाइगर है एंड चेराज का क्या है, बो एंड एरो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लेकोंग मेकोंग कॉपरेशन, ठीक है। जैसे कि हमारा गंगा मेकोंग कॉपरेशन है, उसी तरह से क्या है, लेकोंग मेकोंग कॉपरेशन है। इसके अंदर क्या है, चाइना प्लस 5 अनदर कंट्रीज हैं एशियन वाले, उसमें मेंबर हैं। तो इसके मेंबर पूछ रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर। तो चाइना इसका मेंबर है, ठीक है। कंबोडिया मेंबर है, म्यांमार मेंबर है, तिब्बत नहीं है, जापान नहीं है, थाईलैंड एंड वियतनाम मेंबर है। तो तो चाइना के साथ में CMLVT, ठीक है, CMLVT। तो चाइना, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम मेंबर्स हैं। तो मेकोंग रिवर है वो इन 5 कंट्रीज के अलावा चाइना से भी पास होती है। तो ये सारे इसके 6 मेंबर हो जाएंगे, टोटल कितने 6 मेंबर हैं, ठीक है। एंड ये गंगा मेकोंग कॉपरेशन किस किस के बीच में है, गंगा मेकोंग कॉपरेशन है ये 5 कंट्रीज, CMLTV प्लस इंडिया वाला है, इंडिया कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन हो जाएगा। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में कितने कब आरंभ किया गया था, 2000 में आरंभ किया गया था, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 2000। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, 1 2 3 6 7। दैन नेक्स्ट ये, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसके बारे में है। तो लेकोंग रिवर ओरिजिनेटेड इन द क्वांगाइन, तिब्बत है, उसको भी मेकोंग रिवर कहा जाता है, ठीक है, चाइना के बाद में, ठीक है। दैन ये मेकोंग रिवर है, तो ये यहाँ से शुरू होती है, फिर यहाँ से पास होती हुई चाइना से पास होती है, 5 कंट्री से पास होती है, म्यांमार से पास हो रही है, थाईलैंड से पास हो रही है। और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लाओस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। दैन वियतनाम से पास हो रही है। दैन ये कंबोडिया से भी पास हो रही है, यहाँ पे बॉर्डर से फ्लो करती हुई चलती है, ठीक है। तो ये सारे 5 कंट्री से पास होती है। तो चाइना के साथ में देखोगे तो ये लेकोंग मेकोंग कॉर्पोरेशन बन जाएगा, एंड इंडिया इसको इंक्लूड कर दोगे तब ये क्या बन जाएगा, ये वाला कंट्री, इन दोनों के बीच में कॉपरेशन करोगे तब ये बन जाएगा गंगा मेकोंग कॉपरेशन, ठीक है। गंगा मेकोंग कॉपरेशन कब आया था, 2000 में आया था, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा इनिशिएटिव है, ये G7 का एक इनिशिएटिव है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है G7 के द्वारा, टू बिल्ड दी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज इनिशिएटिव बाय एशियान नेशन, तो ये गलत है, इट इज इनिशिएटिव G7 का इनिशिएटिव है, ठीक है। एंड पिछले साल क्या है, 2021 के अंदर क्या है, अमेरिका लेके आया था बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव लेके आया था टू बिल्ड दी इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो उसके बाद में उसका एक नया वर्जन है, कह सकते हैं हम इसको, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं इन्वॉल्व है, G7 के पार्टनरशिप है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू काउंटर द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दिस इज करेक्ट है, इसको काउंटर करने के लिए लाया गया है। एंड अंडर दिस एड विल बी प्रोवाइडेड टू अंडर डेवलप कंट्रीज टू डेवलप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर लोन्स दिए जाएंगे, एड नहीं दी जाएगी। एड क्या होती है, वो एड होती है वो फ्री विदाउट एड के अंदर आपको एड मतलब एड होता है, डोनेशन होता है, ठीक है, जिसको आपको वापस नहीं देनी पड़ती है। जबकि इसमें लोन दिया जाएगा जो आपको वापस देना होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एंड $600 बिलियन का इसका टारगेट रखा गया है कुछ 2027 तक, ठीक है। तो इसका ये गलत हो जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली 3, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। तो ये लॉन्च की गई है G7 के जो समिट हुआ था वहाँ पे इसको लॉन्च की गई थी। G7 लीडर समिट इन जनवरी में हुआ था अभी रिसेंटली जुलाई के अंदर, तब इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड G7 एंड यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएंगे वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है। इसके अंदर 2027 तक क्या है, दे वांट टू इन्वेस्ट, कितने टारगेट रखा गया है, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, एंड टू बिल्ड द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अपग्रेड द सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे चैरिटी और एड नहीं हो रही है, वहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। दैन तो यूएस ने पहले हमने देखा था कि बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2021 के अंदर, उसी का एक वर्जन है।
बिल्ड बैक के अंदर यूएसए वांटेड टू इन्वेस्ट $40 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना चाहता था बिल्ड बैक बेटर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने डेवलपिंग कंट्री के अंदर, परंतु वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। तभी अभी क्या है G7 को लाया गया है, इसके अंदर और ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है। दैन पार्टनरशिप फॉर, ये क्या है, ये एक वैल्यू ड्रिवन हाई इम्पैक्ट ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप बोला गया है इसको, एंड बहुत सारे इसमें पैसे लगाए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन 300 बिलियन यूरो लगाएगा इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फील्ड्स मेडल है। फील्ड मेडल कौन से आर सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फील्ड मेडल्स हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज माना जाता है, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज माना जाता है फील्ड मेडल्स को। एंड ये किसको दिए जाते हैं, ये लेस देन 40 ईयर वाली एज जो है, कोई भी मैथमेटिशियन है जिसकी एज 40 से कम है और उसने सिग्निफिकेंट काम किया है, उसको दिया जाता है। एंड ये 4 साल में एक बार दिए जाते हैं, 4 साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। एवरी 4 ईयर्स, it is awarded every 4 years to one or more mathematician under the age of 40 in the recognition of outstanding mathematical achievement. तो next question is regarding who founded the All India भारत जनसंघ। तो ऑल इंडिया भारत जनसंघ को फाउंडर कौन था, इसका जो फाउंडर है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हैं, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये उन्होंने फाउंड किया था द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी, ऑल इंडिया भारत जनसंघ। एंड इन्होंने कहा था कि, आगे देखते हैं इनके बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एंड फॉर्मली लॉन्च किया गया था 1950 के अंदर लॉन्च किया गया था, एंड इसका प्रेसिडेंट भी बने थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। उसके बाद में हमें बिपिन चंद्र पॉल एक ऑप्शन में दिया गया है, तो उन्होंने कुछ, बिपिन चंद्र पॉल ने कुछ बुक लिखी थी, ही एडिटेड जर्नल, बिपिन चंद्र पॉल ने डेमोक्रेट एंड द इंडिपेंडेंट जर्नल है वो उन्होंने एडिट किया था। एंड ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन लाइक परिदर्शक। परिदर्शक किसका है, बिपिन चंद्र पॉल का है, परिदर्शक मैगजीन है, वंदे मातरम, न्यू इंडिया एंड स्वराज, न्यू इंडिया एंड स्वराज न्यूज़पेपर हैं, ये किसके हैं, बिपिन चंद्र पॉल के हैं, ठीक है। तो परिदर्शक, वंदे मातरम, न्यू इंडिया एंड स्वराज, ठीक है। दैन इन्होंने जनरल लाइक डेमोक्रेट एंड इंडिपेंडेंट को एडिट किया था, ठीक है। तो ये जेल भी गए थे 6 साल के लिए, जो वंदे मातरम सेडिशन केस चला था बिपिन चंद्र पॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ऑस्ट्रेलिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट, नहीं है, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोबाल्ट, जो चाइना है, चाइना, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्रिटिकल मिनरल कौन से होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, जो कि सेमीकंडक्टर में बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होता है। तो सेकंड कहता है कि क्रिटिकल मिनरल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, दिस इज करेक्ट है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर 2 ओनली हो जाएगा। तो चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल कोबाल्ट के प्रोडक्शन के लिए, क्रिटिकल मिनरल के लिए है। एक मिनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी लॉन्च किया गया है, मिनरल पार्टनरशिप लॉन्च की गई है यूएसए के द्वारा, वो हम आगे देखेंगे कभी। क्रिटिकल मिनरल और लिथियम एंड ग्रेफाइट यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। एंड शून्य जो प्रोग्राम है वो इसके लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, नीति आयोग का। Then which of the following state, next question is which of the following state has topped the first ever state ranking index of National Food Security Act। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, करने के रिगार्डिंग इस किसने कितना इम्प्लीमेंट किया है उसकी रैंकिंग दी गई है, स्टेट्स को रैंकिंग दिया गया है। एंड तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ओडिशा, ओडिशा इसका आंसर है, इसने टॉप किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड, उड़ीसा ने टॉप किया है, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को का इंडेक्स बनाया गया, स्टेट रैंकिंग रिलीज की गई थी, उड़ीसा ने उसको टॉप किया गया है टू कैप्चर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में देखो तो उड़ीसा ने टॉप किया है 34 यूनियन स्टेट के अंदर, लद्दाख वाज लास्ट था, लद्दाख वाज लास्ट है, ठीक है। एंड गोवा है जनरल कैटेगरी स्टेटस में लास्ट था, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर लाया गया था, उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द ह्यूमंस, एंड इट कवर्स 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को कवर करता है। एंड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो 50% ऑफ द अर्बन एरिया को कवर करता है, 50% पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एंड 75% पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरियाज आर इसके अंदर बेनिफिशरी है, कवर करता है। एंड अंत्योदय, इसके अंदर 2 हाउस होल्ड, 2 कैटेगरी ऑफ हाउस होल्ड आर देयर, अंत्योदय योजना इज देयर हाउस होल्ड एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड
अंत्योदय अन्न योजना है, वो अंत्योदय यानी कि लास्ट वाला है, उसका बहुत गरीब है, उसको लिए 35 kg फूड ग्रेन दिए जाते हैं अंत्योदय अन्न योजना के अंदर। पर हाउस होल्ड के लिए 35 kg फूड ग्रेन दिया जाता है, जबकि प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर क्या है 5 kg ऑफ फूड ग्रेन दिया जाता है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड में 5 kg दिया जाता है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में 5 kg, ठीक है। एंड अंत्योदय योजना के अंदर 35 kg पर मंथ दिया जाता है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है वो हेड ऑफ फैमिली कौन होगा, वो वुमेन, एनी वुमेन हुज, तो सबसे बड़ी वुमेन, एल्डेस्ट वुमेन को हेड ऑफ फैमिली माना जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। एंड राशन कार्ड में उन्हीं का नाम रखा जाता है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो दान ये जो है इसके अंदर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेंटर एंड स्टेट को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या है आइडेंटिफाई करती है बेनिफिशियरी को, और टीपीडीएस सोप्स होती हैं, वो फेयर प्राइस सोप है, वो एस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो फूड अवेलेबल कराती है थ्रू अपसीआई के थ्रू, ठीक है। एंड ये फेयर प्राइस सोप है, वो सब कुछ स्टेट का गवर्नमेंट का काम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है। Next question is which of the following committee has suggested to bring down the government stake in public disinvestment के लिए कौन कौन सी कमेटी ने बताया है कि प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट का किसने बोला है, ये बताना है आपको। Which among the following committees suggested bring down the government stake in public banks, तो पब्लिक बैंक्स में गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर को कम करना है, तो ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया था, यस, जिस नरसिम्हन कमेटी ने किया था 33%, एंड पीजे नायक कमेटी ने 50% कम करने की बात की थी इन दोनों में, ठीक है। कैलकर कमेटी तो विजय कैलकर कमेटी वो पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड थी, तो ये इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दैन हनुमंता राव कमेटी है, वो किसी और से रिलेटेड है, इसको ये ड्रॉट प्रॉन प्रोग्राम है, ड्रॉट प्रॉन प्रोग्राम से रिलेटेड थी, तो ये गलत हो जाएगा। एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ओनली, ठीक है। 1969 के अंदर तो नेशनलाइज किए गए थे उनको बैंक्स को, तो ये तो पहले ही बन चुकी थी, तो फर्स्ट एंड 2 इज ओनली करेक्ट। दैन तो नरसिम्हन कमेटी ने 33% कहा गया था, प्रपोज 33%, पीजे नायक सजेस्टेड बिलो 50% गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग को रिकमेंड किया था, ठीक है। केलकर कमेटी वाज ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे थी, ठीक है। एंड हनुमंता राव कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू द ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए इसको लाया गया था। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम चलाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उनको रिव्यू करने के लिए हनुमंता राव कमेटी बनाई गई थी। Then next question is regarding parliamentary committees. Consider the following statement regarding the parliamentary committees. First statement is all the bills other than money bills are automatically referred to the parliamentary committees. तो money bill is under article 110 के अंदर आता है। कोई भी जब एक्सपेंडिचर दैट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एनी जो फाइनेंशियल बिल्स स्पीकर मेंशन कर देता है, उसके बाद में ही क्या है एक मनी बिल बनता है अंडर आर्टिकल 110 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऑल बिल्स अदर दैन मनी बिल्स आर ऑटोमेटिकली रेफर टू द पार्लियामेंट्री कमेटीज। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है। दे आर नॉट ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं, यूके के अंदर होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो यूके के लिए सही है। एंड सेकंड कहता है कि रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। दिस इज करेक्ट है, दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज आर परमानेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो परमानेंट होती हैं एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। नो, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, एक साल होता है इनका 10 ईयर्स, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, बी फॉर बॉम्बे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी दो प्रकार की हो सकती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, देन एड हॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटीज आर परमानेंट होती हैं एंड दे वर्क ऑन कंटिन्यूस बेसिस पे काम करती हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, ठीक है, उनको पेरियोडिकली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टैंडिंग कमेटीज को। जबकि एड हॉक कमेटी होती है वो किसी पर्पज के लिए होती है एंड वंस द पर्पज फुलफिल्ड हो जाता है, एक बार पर्पज फुलफिल हो गया यानी कि उसके बाद में ये सीज कर जाती हैं एग्जिस्ट करना, ठीक है। एंड तो कोई भी बिल कब रेफर करना है, ये स्पीकर या फिर जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर है राज्यसभा का, उसका प्रेरोगेटिव होता है, वो डिसाइड करते हैं, उनका डिसीजन होता है। दैन पार्लियामेंट्री कमेटीज, फाइनेंशियल कमेटीज कौन कौन सी हैं? फाइनेंशियल कमेटीज में 3 इंपॉर्टेंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है एंड कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं। एस्टिमेट कमेटी में कितने होते हैं? 31 मेंबर होते हैं एंड इसमें भी कुछ मेंबर होते हैं। देन स्टैंडिंग कमेटीज कौन सी होगी? जैसे कमेटी ऑन रेलवेज इज देयर, हेल्थ इज देयर। देन एड हॉक कमेटी है, किसी पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। सेलेक्ट कमेटी है। देन ज्वाइंट कमेटी क्या होती है? ज्वाइंट कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य उसमें लिए जाते हैं।
देन सेलेक्ट एडहॉक कमेटी और सेलेक्ट कमेटी का एग्जांपल क्या है, कमेटी ऑन जीएसटी इज देयर। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज कौन सी हो जाएगी, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटीज हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज वस्टेहान इज रिलेटेड टू। तो रिसेंटली सीन इन न्यूज वस्टेहान क्या है, किससे रिलेटेड है, तो ये एक वस्टेहान इज ए मैपिंग, माइंड मैपिंग का कंसेप्ट होता है, सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है दैट टेल अबाउट द हाउ द ह्यूमन डिसाइड देयर एक्शन। तो ये ज्योग्राफी में कंसेप्ट होता है मेंटल मैप, उसी तरह से ज्योग्राफी में बोरो किया गया है सोशोलॉजी से दिस कंसेप्ट को। द सोशोलॉजिकल कंसेप्ट दैट टेल अबाउट ह्यूमन एक्शन के बारे में बताता है, हाउ आवर बिहेवियर इज देयर। देन तो वस्टेहान इज अ प्रोसीजर बाय विच द सोशलिस्ट गेन असेस टू द मीनिंग बिहाइंड द ह्यूमन एक्शन, कैसे ह्यूमन एक्शन काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग constitutional body. It is a constitutional body established under the 102nd constitutional amendment act. Which body it is? आपको बताना है कि कौन सी बॉडी है जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश की गई है। तो गुड्स एंड सर्विस काउंसिल है, ये कौन से के अंदर एस्टेब्लिश की गई, आप बताओगे, कमेंट में मेंशन करोगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका आंसर है एनसीबीसी एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल 338 338 बी के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। दैन अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। दैन नेशनल 338 बी के अंदर इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एस्टेब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 123वां क्या है, बिल था ये, ठीक है, 2018 में इसको पास कर दिया गया था। दैन ये अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है एनसीबीसी को। तो ये क्या है, इन्वेस्टिगेट करती है, मॉनिटर करती है ऑल दी सेफगार्ड दैट आर अवेलेबल टू दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, को अवेलेबल होती है, उनको इन्वेस्टिगेट करती है, मॉनिटर करती है। दूसरा, इंक्वायरी इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेन होगी तो उसको इंक्वायरी करती है। ये पार्टिसिपेट करती है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ, हाँ, ये प्लानिंग करती है कैसे ही सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का। दैन सच रिपोर्ट्स हैं, रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, यदि उनको कह दे इस बॉडी को तो ये प्रेजेंट करती है। और प्रेसिडेंट उनको कोई भी दैट फंक्शन दे सकता है, उनको बता सकता है कि ये काम आपको करना है, ठीक है। अभी जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया है, तो ओबीसी को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए ये 13 इसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है बार बार, जस्टिस रोहिणी कमीशन को ओबीसी को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। दैन next question is regarding with reference to Chen Kurunji, with reference to Chen Kurunji, sometime mentioned in news, consider the following statement Chen Kurunji के regarding है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अ बनाना स्पीसीज, तो ये गलत है, ये बनाना स्पीसीज नहीं है, दिस इज रॉन्ग। चैन कुरंजी क्या है ये हम आगे देखेंगे। सेकंड इज इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, तो ये गलत है, ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है चैन कुरंजी। एंड थर्ड इज इट इज रिपोर्टेड टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, दिस इज करेक्ट है। एंड इट इज जो इसका जो चैन कुरंजी होती है ना, इसको यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो, तब उसको लो करने के लिए यूज किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड आर्थराइटिस को जो ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, दिस इज करेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट है, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। दैन जो चैन कुरंजी है वो क्या है, वो साउदर्न इंडिया में पाई जाती हैं, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे ये एंडेमिक होती हैं, ठीक है। तो चैन कुरंजी इज ए स्पीसीज है दैट इज एंडेमिक है, ठीक है। दैन जो सेंटुरिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला के अंदर, सेंटुरिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम है वो इसी के स्पीसीज के नाम पे पड़ा है, चैन कुरंजी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। रिपोर्टेड टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में यूज करती हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।